देखिए, वल्ली एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है। उसके दिमाग में एक टाइनी विश क्रीप करके चली आती है कि उसे वो बस जर्नी कंप्लीट करनी है एनी हाउ। बस वो केवल एक बार के लिए वो बस जर्नी अपने विलेज से टाउन के लिए कंप्लीट करना चाहती है। इसके लिए वो बहुत सारे प्लान तैयार करती है, पूरे डिटेल प्लान, बहुत पेन स्टेकिंग और मेटिकुलस प्लान वो तैयार करती है। बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं, जो भी लोग उस बस जर्नी को कंप्लीट करके आते हैं, उनसे डिस्क्रीट क्वेश्चन, केयरफुल और कॉशियस क्वेश्चन पूछती है और इस तरह से वो अपना पूरा प्लान तैयार करके वो बस जर्नी स्टार्ट करती है। आज के इस पार्ट में, इससे पहले ये कहानी पूरे 4 पार्ट्स में है। 2 पार्ट्स हमने पहले वाले सेशन में किया था। आज का ये जो सेशन है, इसमें हम आखिरी के जो 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वल्ली ने जो अपनी लाइफ के बारे में लेसन सीखा, जो मतलब इस जर्नी के दौरान एक लेसन सीखा, वो क्या था। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट स्लाइड बुक है उसका 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस, ये कंप्लीट करेंगे पूरे तरीके से। पहला वाला सेशन आपने अगर देख लिया हो तभी आप इस सेशन को देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन टेकिंग इलेबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। जो उसकी पहली जर्नी थी, कितना केयरफुल, कितना पेन स्टेकिंग का भी मतलब हो गया केयरफुल। बहुत ही एफर्ट डाल के जब आप किसी चीज़ के लिए एक एक पॉइंट पे आप अपना दिमाग लगाते हो कि यहाँ पे अगर मैं ये डिटेल पता कर लूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो दैट इज कॉल्ड पेन स्टेकिंग। इलेबोरेट का मतलब बहुत डिटेल प्लान का मतलब उसने कितने डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछे थे कि फेयर कितना है और टाइम कितना लगेगा, तो ये सब कुछ उसने जो किया था, इसी के लिए वर्ड यूज किया गया केयरफुल पेन स्टेकिंग एंड इलेबोरेट प्लान्स। शी हैड टू मेक फॉर इट, उसको बनाना ही पड़ा था। अगर केवल हैड टू होता तो इसका मतलब उसको बनाना पड़ा था। हैड टू मेक फॉर इट, उसको इसके लिए बनाना पड़ा था। किसके लिए? इस जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़े ही केयरफुल तरीके से बचाए थे। थ्रिफ्टली मतलब बहुत ही, जब भी आप पैसे बहुत केयरफुल तरीके से खर्च करते हो तो दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्टली। एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है। आमतौर पर एलवाई वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। थ्रिफ्टी आपका एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया गया। सेव करना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो थ्रिफ्टली एडवर्ब हो जाएगा। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़े ही केयरफुल तरीके से बचाए थे। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो कोई भी उसके इधर उधर के सिक्के उसके रास्ते में आए थे। स्ट्रे कॉइन्स मतलब कहीं इधर से किसी ने दे दिया हो, कहीं मम्मी ने कभी 1 रुपया, 1 पैसा, कुछ पैसा दे दिया हो, रुपया तो नहीं मिलेगा उसको। स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसके रास्ते में आए थे। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और हर टेम्पटेशन को रजिस्ट करती हुई, जैसे आपने रजिस्टेंस पढ़ा होगा ना, यानी कि रोकना, दबाना, उस चीज को, अपनी इच्छा को एक तरह से बाहर ना आने देना। तो रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, जो उसका टेम्पटेशन था, मतलब जो उसका लालच था, किस चीज को लेकर? टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज और बलून्स, यानी कि पेपरमिंट्स खाने के लिए, टॉयज खेलने के लिए, बलून्स आप समझ ही रहोगे, एंड द लाइक, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों के लिए जो उसके अंदर का टेम्पटेशन था, उसको उसने क्या किया? रजिस्ट कर दिया, रोक दिया। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और फाइनली उसने इस तरह से करके 60 पैसा सेव कर लिया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, आप सोच सकते हैं एक बच्ची के लिए, 8 साल की बच्ची के लिए कितना कठिन रहा था। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, आज के टाइम पे भी आपको अगर पैसा बचाना हो तो बहुत मुश्किल होता है पैसा बचाना। पर्टिकुलरली दैट डे, खास तौर पे उस दिन, एट द विलेज फेयर, जो गांव में मेला था उसकी बात, उस दिन वाली बात की जा रही है, एट द विलेज फेयर। ध्यान रखना, अभी तक जो हमने पढ़ा था FARE, फेयर मतलब किराया, ये है FAIR, इसका मतलब होता है मेला। दोनों में आर वाला साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे। बोलते टाइम आपको लगता है कि जैसे फेयर, वो कई बार बोलते टाइम हो जाता है, बट आपको अगर नोटिस करना है तो आर वाला साउंड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, फेयर। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. How difficult it had been, कितना कठिन रहा था उसके लिए, particularly वो जो मेले वाला दिन था उस दिन। But लेकिन she had resolutely stifled, resolutely का मतलब हो गया बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से, मतलब नहीं, मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं तो करने हैं, that is called resolution। तो रिजोल्यूटली स्टिफल करना, स्टिफल करने का भी मतलब हो गया रजिस्ट करना, उसको दबा देना। क्या दबा देना? और स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उसकी, और क्या इच्छा थी? टू राइड द मेरी गो राउंड, उस मेरी गो राउंड, ये देखिए आपकी इमेज के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ, मेरी गो राउंड एक तरह का झूला होता है, उस पर राइड करने का।
इवन दो, यहाँ तक कि सी हैड द मनी, उसके पास पैसा भी था, मान लो 5 पैसा 10 पैसा या 15 पैसा कुछ लग रहा था, फिर भी उसने वो पैसा पे नहीं किया और उस झूले को नहीं झूला। खास तौर पे मेले वाले दिन जब वो चाहती, उसके पास पैसा था, वो उस पर राइड कर सकती थी, लेकिन वो पैसा उसने बचाया, अपने टेम्पटेशन जो अपने अंदर का जो लालच था उसको रजिस्ट किया, उसको स्टिफल किया और बहुत ही रिजोल्यूटली स्टिफल किया कि नहीं, मुझे 60 पैसा बचाना है और मुझे वो बस राइड करनी है, बस उसके लिए। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव, और जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। कैसे घर से बाहर निकला जाए, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। घर से बाहर कैसे निकला जाए बिना उसकी माँ के नॉलेज के, मतलब उसकी माँ को पता ना चले, ये उसकी अगली प्रॉब्लम थी। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको बड़े ही आराम से मैनेज कर दिया। बट सी मैनेज इट विदाउट टू मच डिफिकल्टी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आफ्टर लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन लंच के बाद उसकी माँ जो थी वो नैप लेती थी। नैप मतलब दिन की झपकी लेना। जैसे आप लोग अभी लंच के टाइम में क्या करते हो, खाना खाने के बाद जो ना 2-4 मिनट की एक झपकी लेते हो और उस झपकी में आप कई घंटों की नींद पूरा कर लेते हो। उसी तरह कई लोगों की आदत होती है वो दोपहर के टाइम पे 1 घंटे की, 2 घंटे की, 15, हालांकि नैप बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, लेकिन वो लोग बना देते हैं उसको 2-3 घंटे की नैप लेने लगते हैं। तो उसकी माँ भी नैप लेती थी 1 to 4, यानी कि लगभग 3 घंटे का और सो और इसी के आसपास का 2 घंटे 3 घंटे का नैप लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, और वल्ली हमेशा इन्हीं घंटों को यूज करती थी फॉर हर एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब हो गया सैर सपाटा, कहीं बाहर जाना, कहीं घूमना, दैट इज कॉल्ड एक्सकर्जन। तो वल्ली हमेशा यूज करती थी इन घंटों को, यानी कि 1 से 4 के बीच का जो टाइम होता था उसी को वो यूज करती थी एक्सकर्जन के तौर पे, सैर सपाटा के तौर पे। एज सी स्टूड, जैसा कि वो खड़ी हो जाती थी, लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे से खड़े होकर देखती रहती थी, और या फिर समटाइम्स, कई बार, इवन वेंचर आउट का मतलब होता है कि रिस्क लेना ना, तो वो कई बार वो रिस्क भी लेती थी इनटू द विलेज, गांव में बाहर जाकर। वेंचर आउट का मतलब होता है कहीं जाकर रिस्क लेना, मतलब जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि उस नदी में मत जाना, वो नदी बहुत गहरा है, हो सकता है आप डूब जाओ, लेकिन आप तैरना जानते हो तो आपने रिस्क लिया, तो दैट इज कॉल्ड वेंचर आउट। तो उसी तरह से समटाइम्स, कई बार, इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, कई बार वो रिस्क लेती हुई गाँव में चली जाती थी। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स का मतलब हो गया ये जो 1 से 4 का घंटा है जिस टाइम पे उसकी माँ सोती थी, और क्योंकि उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए था जब वो बाहर निकले, कुड बी यूज्ड, ये घंटा यूज किया जा सकता है फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। और किसके लिए? आउटसाइड द विलेज, यानी कि गांव से बाहर जो टाउन के लिए बस जा रही थी उसके लिए। फर्स्ट एक्सकर्जन मतलब पहला जो सैर सपाटा था विलेज के बाहर का। द बस रोल ऑन, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। जो बस थी वो आगे बढ़ रही थी और जो एक बेयर लैंडस्केप था, एक खाली फील्ड था, उससे थोड़ा सा शॉर्ट रूट लेते हुए, कटिंग क्रॉस का मतलब हो गया शॉर्ट रूट लेते हुए, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और अब बहुत तेज चलते हुए एक टाइनी मतलब एक छोटे से गांव से, थ्रू मतलब से होकर, टाइनी मतलब छोटा, टाइनी बहुत बार आ चुका है इस चैप्टर में, टाइनी हैमलेट, हैमलेट मतलब होता है गाँव एक तरह का, और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और जो वे साइड शॉप थी यानी कि जो सड़क के किनारे की दुकानें थी अजीब तरह की, उनको पास करते हुए, उनसे होकर गुजरते हुए। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कई बार आप जब बस में बैठे होते हो तो ऐसा लगता है कि सामने वाली बस और जब इधर वाली बस जा रही है, और बहुत थोड़ा सा नैरो स्ट्रीट्स हैं, सड़कें जो थोड़ी सी पतली हैं, तो ऐसा लगेगा बिल्कुल बस जो है ना सामने वाले बस में जाकर समा जाएगी, या सामने वाली बस आपकी बस में आके समा जाएगी। गोबल का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे अमाउंट खाना, जैसे आप खाना एक ही बार भर भर के खाते हो तो इसको गोबल, जैसे डिवो एक वर्ड आया था उसी तरह गोबल भी होता है। समटाइम्स, कई बार, द बस सीम, बस प्रतीत हुई, ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप, कि वो बस गोबल करने वाली है, यानी कि अपने अंदर ले लेने वाली है, अनदर व्हीकल, एक और व्हीकल को, दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो उसकी तरफ आ रही है, मतलब उसको खा जाएगी पूरी तरह से, और अ पेडेस्ट्रियन, और या फिर एक पैदल यात्री को, क्रॉसिंग द रोड, जो उस रोड को क्रॉस कर रहा है। बट लो यहाँ पे अटेंशन दिलाने के लिए, लेकिन ये क्या, सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली, किसी तरह से ये बड़ा स्मूथली पास कर गई, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत अच्छा वर्ड है, टिक लगा लीजिएगा, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, हर्डल्स,
लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, सभी ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ते हुए और बहुत ही सेफली। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. क्या होता है जब आप बस में बैठे हो और बहुत तेज से बस चल रही हो या किसी गाड़ी में भी बैठे हो, इवन आप टू व्हीलर पे भी आप पीछे बैठे हो, तो आपको लगता है कि जो पेड़ है ना वो आपकी ओर बहुत तेजी से आ रहे हैं, और जब आप वहां तक पहुंचो तो वो पेड़ वहीं पे रुके हुए आपको लगेंगे, और फिर जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो वो पेड़ आपसे पीछे की ओर जाते हुए नजर आएंगे। वही यहाँ पे लिखा गया है, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, जो पेड़ थे वो उसकी तरफ, वहां जो लोग बैठे हुए थे बस में उनकी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे। बट देन स्टॉप, लेकिन वो रुक जाते थे एज द बस रीच देम, जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी, मतलब ठीक उसके सामने होती थी। एंड सिंपली स्टूड देयर, और चुपचाप वहां खड़ी है, हेल्पलेस, एकदम मतलब कोई ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई हेल्प ही नहीं, मतलब कोई जान ही नहीं है, हेल्पलेस, निसहाय, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, इससे पहले कि वो पीछे वाली डायरेक्शन में बहुत तेजी से फिर से वापस जाए। बस जब आती थी तो ऐसा लगता था कि जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो उसकी तरफ आ रही है बहुत तेजी से, और जब बस जो है उस पॉइंट पे पहुंचती थी उसके सामने, तो पेड़ वैसे ही वहीं पे पड़े रहते थे, खड़े एकदम बिल्कुल हेल्पलेस, की मतलब कुछ है ही नहीं उनके अंदर, जान उन है ही नहीं। और जैसे ही फिर बस आगे बढ़ती थी वो फिर से दूसरी वाली डायरेक्शन में बहुत तेज से जाते थे। सडनली वल्ली क्लैप हर हैंड्स विथ ग्ली, बहुत खुशी के साथ, टिक लगा लीजिएगा। अचानक से वल्ली ने बहुत तेज तेज तालियां बजाना शुरू कर दिया, विथ ग्ली, खुशी के साथ। अ यंग काउ, एक यंग जो काउ थी, टेल हाई इन द एयर, और जो उसकी पूंछ थी हवा में बिल्कुल लहराती हुई, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ती हुई, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। अचानक से बल्ली ने देखा, अब बल्ली 8 साल की बच्ची थी, उसके लिए क्या था, यही सब तो एंजॉय का तरीका था। उसने देखा कि एक यंग काऊ है और अपनी पूंछ उठाए हुए बहुत तेजी से भाग रही है, बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द रोड, इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। और उसको देखकर विथ ग्ली, खुशी के साथ उसने ताली बजानी शुरू कर दी। द बस स्लो टू अ क्रॉल, अब क्योंकि बस के सामने वो काऊ थी तो बस जो है एकदम बिल्कुल धीमी हो गई। ये देखिए आपको इमेज के थ्रू मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था वो लगातार बार बार हॉर्न बजा रहा था कि जो काऊ है वो हट जाए। बट द मोर ही हॉन्क्ड, जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था, हॉन्क का मतलब हो गया हॉर्न बजाना, तो जितना ज़्यादा वो हॉन्क कर रहा था, द मोर फ्राइटेन द एनिमल बिकेम, उतना ही ज़्यादा वो जानवर डर जाता था। द मोर ही हॉन्क, जितना ज़्यादा वो हॉन्क बजाता था, जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटेन द एनिमल बिकेम, उतना ही ज़्यादा एनिमल फ्राइटेन हो जाता था, डर जाता था। एंड द फास्टर इट गैलोप, और उतनी तेजी से वो गैलोप करता था। एक और नया वर्ड, गैलोप। गैलोप का मतलब होता है जब भी ये जानवर होते हैं, घोड़े हैं या फिर ये काऊ है या कोई और ऐसा जानवर, जब चारों पैर अपने हवा में लहरा ले, स्पेशली घोड़ों के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो इसको गैलोप बोलते हैं। जब वो एकदम दौड़ते दौड़ते अपने चारों पैर हवा में लहराते हुए दौड़ते हैं तो इसको गैलोप बोलते हैं, कि गैलोप कर रहा है। ऑलवेज राइड इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बिल्कुल बस के ठीक सामने। तो जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था उतना ज़्यादा ये जानवर डर जाता था, और उतना ही तेज गैलोप करता था, मतलब चारों पैर हवा में उठाकर भागता था बिल्कुल इसके बस के सामने। Somehow this was very funny to वल्ली, और किसी तरह से ये बड़ा फनी था वल्ली के लिए, उसको बड़ा मजा आ रहा था इसमें। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो तब तक हंसी, she laughed and laughed until there were tears in her eyes, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, have not you laughed enough, बहुत ज़्यादा हंस नहीं ली तुम, कंडक्टर बोला। Hey lady, have not you laughed enough, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली। Call the conductor, कंडक्टर ने कहा। Better save some for tomorrow, कुछ कल के लिए बचा लो ना, better save some for tomorrow। At last, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वल्ली और कंडक्टर के बीच बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही फिर, क्योंकि इतनी देर तक बस अब चल चुकी थी ना कि थोड़ी थकान आ गई थी शायद, तो इसकी वजह से अब वल्ली भी थोड़ी शांत हो गई थी। At last the cow moved off the road, और फाइनली क्या हुआ, काऊ जो थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और तुरंत ही बस कहाँ चली आई, एक रेल रोड क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पे। ए स्पेक ऑफ ट्रेन, एक बहुत अच्छा वर्ड फिर से आपको मिला, स्पेक ऑफ ट्रेन। देखो जब भी आप क्रॉसिंग पे खड़े होते हो तो ट्रेन आपको बहुत दूर एक बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन, वो देखा जा सकता था इन द डिस्टेंस, बहुत दूरी पे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और वो उतना ही बड़ा होता जाता था, ये जो पॉइंट था, जो स्पेक ऑफ ट्रेन था, यानी कि जो पॉइंट था उतना ही बड़ा होता जाता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जितना ही वो पास आता जाता था।
जब ट्रेन आप क्रॉसिंग पे खड़े होते हो और बहुत दूर होती है तो एकदम एक पॉइंट के तौर पे दिखाई देती है, और वो पॉइंट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है जितना ही ज़्यादा वो आपके पास आता है, मीन्स ट्रेन आपको दिखाई देने लगती है। देन इट रस्ट पास, और जैसे ही वो आपके पास आती है तो ट्रेन एकदम से निकलती है और इतनी आवाज़ होती है वहाँ पे कि चारों तरफ सब कुछ हिलने डुलने लगता है। देन इट रस्ट पास, और वो एकदम तेज से गुजरी द क्रॉसिंग गेट, उस क्रॉसिंग गेट से होकर विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल। रोर एंड रैटल का मतलब क्या हुआ कि वो चारों तरफ खड़खड़ाने वाली जो आवाज़ होती है जब ट्रेन गुजरती है, उनके जो पहिए होते हैं जब वो बहुत तेज घूमते हैं तो उसकी वजह से जो चारों तरफ एकदम सनसनी फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड रोर एंड रैटल। उस ट्रिमेंडस मतलब शानदार रोर एंड रैटल के साथ एकदम से बहुत तेज से क्रॉसिंग गेट को पार करते हुए निकली, शेकिंग द बस, और बस को हिलाती डुलाती हुई। देन द बस वेंट ऑन, और बस आगे गई, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उस स्टेशन को पार कर गई। फ्रॉम देयर, और वहां से इट ट्रैवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर, और वहां से बस ने ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स मतलब कवर करना, एक एरिया को कवर करना। ट्रैवर्स एक और अच्छा वर्ड, एक एरिया को कवर करना। और किस एरिया को कवर की? एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, अच्छे से बिछी हुई जो दुकानें थी उस गली को उसने क्रॉस किया, उस स्ट्रीट को उसने क्रॉस किया, एंड टर्निंग, और मुड़ते हुए एंटर्ड प्रवेश कर गई अ वाइडर थोरोफेयर, एक बहुत बड़े पब्लिक रोड पे। थोरोफेयर का मतलब हो गया एक बहुत बिजी रोड, जो पब्लिक रोड जिसमें बहुत सारी भीड़ हो, तो उस तरफ वो पहुंच गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहाँ पे क्योंकि बहुत पब्लिक प्लेस था, बहुत ज़्यादा बिजी रोड था, तो वहाँ पे दुकानें बहुत थी, इतनी बड़ी बड़ी। सच बिग ब्राइट लुकिंग चमकती हुई शॉप्स। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, ग्लिटर का मतलब होता है चमकता हुआ। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया ये एक फ्रेज है आपके लिए, एक कहावत है। तो यहाँ उस ग्लिटर वर्ड को यूज किया गया है। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स। अब देखो, जब भी आप इस तरह की सड़कों पे पहुंचोगे तो आपको दुकानें दिखेंगी और उसमें चमकते हुए कपड़े दिखेंगे, और जो भी दुकानों में सामान होता है ना, उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, जो कि सेल के लिए रखे गए होते हैं या फिर खरीदने के लिए रखे गए होते हैं। तो वो सब आपको, आपकी आंखों को बहुत जो है अच्छी लगती है कि किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, किसी बिजी स्ट्रीट पे चले जाओ और खूब सारा सामान आपको दिखता है, आपको लगता है कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, खरीद आप कुछ नहीं पाते हो। तो व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कितना चमकता हुआ जो डिस्प्ले था कपड़ों का, एंड अदर मर्चेंडाइज, और अन्य सामानों का। सच बिग क्राउड्स, और कितनी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, तो इसीलिए वहां पे वो थोरोफेयर लिखा गया है। स्ट्रक डम विथ वंडर, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक, और स्ट्रक डम विथ वंडर का मतलब होता है एकदम आश्चर्य से, एकदम मतलब रह जाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक डम विथ वंडर, एकदम शांत हो जाना, अरे ये क्या। वल्ली गेप एट एवरीथिंग, गेप मतलब एकदम मुंह जो है खुला रह जाना, जब आप देखो और एकदम पहली बार उस चीज को देखो तो एकदम गेप करना, खुले मुंह से उस चीज को देखना। वल्ली गेप एट एवरीथिंग, उसने हर चीज को देखा। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और एक्चुअल में वही वो जगह थी जहाँ बस आकर रुकती थी। जैसे आप कहीं मेले वेले में जा रहे हो घूमने, कभी बचपन में गए हो, या किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हो, कोई आपका डेस्टिनेशन हो, खूब भीड़ वाली जगह हो, और जैसे ही बस उस भीड़ में पहुँचती है और वहीं जाकर रुकती है और आप एकदम से चारों तरफ देखने लगते हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, कितना खूबसूरत और सुंदर दृश्य है। तो अब वहाँ पे बस रुक गई, सभी लोग उतरने लगे और वल्ली उस चीज़ को घूर रही थी, गेप कर रही थी खुले मुंह के साथ। देन द बस स्टॉप, बस रुक गई, एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली को छोड़कर सभी लोग उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, तैयार नहीं हो क्या उतरने के लिए? आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये उतनी ही दूरी है, फार मतलब दूरी, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये उतना ही दूरी है जितना तुम्हारा 30 पैसा तुम्हें लेकर आता है, मतलब 30 पैसे में तुम यहीं तक आती हो। नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा बिल्कुल नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी कंडक्टर साहब, आई एम गोइंग ऑन द सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने 30 पैसा और निकाला अपनी जेब से और कंडक्टर को हैंड कर दिया। हैंड मतलब केवल हाथ नहीं होता है, हैंड मतलब सौंपना भी होता है, तो हैंड यहाँ पे वर्ब हो गया, हैंड की सेकंड फॉर्म हैंडेड, उसने कंडक्टर को सौंप दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कोई बात है क्या? मतलब अभी तुम बस से आई हो और अब तुम कह रही हो इसी बस से तुरंत वापस भी जाएंगे, तुम उतर भी नहीं रही हो, यहाँ सभी लोग बस से उतर रहे हैं, मैं भी उतरूंगा, सब लोग घूमेंगे फिर जाएंगे, और अभी नए पैसेंजर्स होंगे, तो फिर तुम उतर क्यों नहीं रही हो? नो, नथिंग इज द मैटर, कोई मामला नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मुझे केवल मन था बस राइड करने का और मैंने कर लिया, दैट्स ऑल। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर,
क्या तुम चाहती नहीं हो इन साइट्स को देखना, इन दृश्यों को देखना जिसके लिए तुम यहाँ आई हो और अब तुम यहाँ हो, नाउ यू आर हियर। डोंट यू वांट, तुम नहीं चाहती क्या, टू हैव अ लुक एट द साइट्स, इन चीज़ों को देखना, इन दृश्यों को देखना, नाउ अब दैट यू आर हियर, जबकि तुम यहाँ हो, ऑल बाई माई सेल्फ, सब कुछ अपने आप से, खुद से। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you are not afraid to come in the bus?" अब बड़ा वो खुश हुआ, अम्यूज हुआ थोड़ा सा बच्ची की बात सुनकर, गर्ल की बात सुनकर, और जिस तरीके से वो बात कर रही थी। कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम इस बस में आने से तो नहीं डरी बल्ली, है ना, तुम बस में तो चली आई अकेले, और तब तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने अपना 30 पैसा पे किया है, अब तुम कह रही हो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन वल्ली ने क्या था कि बहुत डिटेल तरीके से इन सब चीज़ों को प्लान किया था। उसे पता था हो सकता है कि अगर मैं बस से उतरूं और कहीं इधर उधर हो जाऊं, आने में दिक्कत हो जाए, इसलिए वो कोई रिस्क ही लेना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप बस में बैठे, और एक्चुअल में वो केवल बस राइड करना चाहती थी। उसकी मन की इच्छा भी यही थी कि वो बस से एक बार केवल वो जो जर्नी थी उसको कंप्लीट करके वापस आ जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसके बारे में क्या डरना, बस में आने से क्या डरना, बस में बैठना था और चले आना था और वापस इसी बस से चले जाना। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, well then why not go to that stall over there and have something to drink। ठीक है, फिर तुम उस स्टॉल पे क्यों नहीं जाती, स्टॉल मतलब दुकान पर क्यों नहीं जाती, over there जो वहाँ पे है, and have something to drink, और कुछ ले लो पीने के लिए। nothing to be afraid of about that either, और उसके लिए भी तो कोई डरने की बात नहीं है। either मतलब हो गया उसके लिए भी, nothing to be afraid of about that either, उसके लिए भी तो कोई डरने की बात नहीं है। oh no I could not do that, नहीं मैं नहीं कर सकती, oh no I could not do that। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अब देखो यहाँ पे लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक मतलब मुझे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो। लेट मी ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे आपके लिए एक ग्लास पानी लाने दो। लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो। तो अब कंडक्टर बोल रहा है ठीक है, तब मुझे ही एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आने दो। लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, मुझे आदेश दो मैं तुम्हारे एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाऊँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। उसके पास 60 पैसे ही थे, 30 पैसा एक तरफ से के लिए, 30 पैसे एक तरफ के लिए। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, केवल मुझे मेरा टिकट दे दो वापस वाला, दैट्स ऑल। अब इसको समझ में आ गया था, है ना। अब ये बच्ची नहीं रह गई थी यहाँ पे। अभी तक क्या था, नहीं अब ये बच्ची बन गई थी। अभी तक क्या था कि वो बच्ची नहीं थी। अब कह रही है अब मैं बच्ची हूँ, मेरा 30 पैसा दे दो, मुझे वापस अब जाना है खाली। जैसे ही बच्चे फंसते हैं ना कहीं किसी जगह पे इस तरह से, तो इसी तरह करते हैं फिर, और जब तक नहीं फंसे होते तब तक खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी ट्रीट होगी बल्ली, और इसके लिए तुम्हें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। नो नो सी सेड फॉर्मली, जैसे अभी रिजोल्यूटली आया था उसी तरह एक वर्ड है फॉर्मली। फॉर्मली मतलब एकदम दृढ़ होकर, नहीं नहीं प्लीज, नो बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप सिर्फ मेरा टिकट दे दीजिए। द कंडक्टर श्रग, एक बहुत अच्छा वर्ड आपको फिर से मिला, श्रग। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, जैसे आप बोलते ना ठीक है, तो आप अपना समझ लेना। द कंडक्टर श्रग मतलब कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए, मतलब उसने सहमति मेरी, ठीक है फिर और क्या। दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो तब तक इंतजार किए जब तक कि बस का टाइम नहीं हो गया रिटर्न जर्नी के लिए। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, अंटिल इट वॉज द टाइम, जब तक कि वो टाइम नहीं हो गया, फॉर द बस के लिए, टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, रिटर्न वाली जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, फिर से बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, और अब यहाँ से इस कहानी का जो आखिरी पार्ट है, यानी कि चौथा वाला पार्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी, या तुम्हारी राह नहीं देख रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, अब जब वापसी का टिकट उस कंडक्टर ने उस बच्ची को दिया तो उसने उससे ये बात पूछी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा। सी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और एक बार फिर से वही शानदार जो दृश्य थे जो आते टाइम
व्हेन शी वॉज कमिंग टू द टाउन, जब वो टाउन को आ रही थी और तब उसने जो दृश्य देखे थे वही फिर से साइट उसको दिखने को मिल रहे थे। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, और बल्ली ये सब देखकर एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं था कि वो दोबारा से उसी जगह से तुरंत आधे घंटे के अंदर ही जा रही थी तो फिर से वो सब चीजें देखकर वो बोर हो रही हो। ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वो हर चीज को ग्रीट कर रही थी, मतलब उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी इंजॉयमेंट के साथ वो उसको देख रही थी जो वो पहली बार जब आई थी और उसने देखा था। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, मतलब आते टाइम अगर उसने कोई दुकान देखी थी या कोई शॉप देखी थी या जिस तरह से उसने व्यू देखा था, जितना वो एंजॉय आते टाइम कर रही थी वो इस टाइम भी कर रही थी। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन अचानक से, बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ, उसने एक यंग काउ को देखा, लाइंग पड़े हुए, डेड मृत हालत में। तो उसने मरे हुए हालत में एक यंग काउ को देखा बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, जस्ट वेयर, ठीक वहीं, इट हैड बीन स्ट्रक, जहां उसको टक्कर मारी गई थी, बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज चलने वाली गाड़ी से। स्ट्रक जो है स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे टक्कर मारने से। Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारी जो ट्रिप थी टाउन के लिए और हमने आते टाइम उस काऊ को देखा था? Isn't that the same cow? क्या ये वही काऊ नहीं है that run in front of the bus, जो हमारे बस के आगे दौड़ रही थी, ran यानी कि दौड़ी थी, रन की सेकंड फॉर्म है ran, on our trip to town? She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और डबल इनवर्टेड कॉमा में वही बात बोली गई है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया है, जबकि आस्क को सेकंड फॉर्म में रखा गया है। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने सहमति दिलाई, हाँ वही है, वही काऊ है ये। सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो दुख से भर गई। अब देखो, अभी पहले वाले पार्ट में अगर ध्यान होगा, जब वो बस पे जा रही थी तो सी वॉज ओवरकम विद शाइनेस, है ना, तो वो एकदम साई, तो वो बहुत ज्यादा साई से भर गई थी, मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी या फिर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। उसी तरह से अब आ गया सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, इसका मतलब बहुत ज्यादा दुख से भर गई। ओवरकम का मतलब होता है किसी को हराना, लेकिन एक दूसरा मतलब होता है जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उस चीज से प्रभावित होना। आई वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, तो मैं बहुत ज्यादा दुख से प्रभावित हो गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब यही वो लेसन है जो बल्ली सीखती है इस अपनी जर्नी में, और वो जो गैप होता है मौत को जानने का और मौत को समझने का, वो इस यहाँ पे देखने को मिलता है। What had been a lovable beautiful creature, क्या अभी तक इतना शानदार ब्यूटीफुल क्रिएचर जो था अभी तक, जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, कुछ ही समय पहले, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, उसने अपना चार्म खो दिया, जो अपना आकर्षण था वो खो दिया, एंड इट्स लाइफ, अपना जीवन खो दिया, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितना डरावना दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इधर से जा रही थी तो यही यंग काऊ मेरे बस के आगे किस तरह से दौड़ रहा था, और जितना ज्यादा हम हॉर्न दे रहे थे उतना ज्यादा वो और तेज गैलोप कर रहा था, यानी कि दौड़ रहा था। और अभी देखो ये कितना हॉरिबल दिख रहा है, अपना लाइफ खो चुका है, सो हॉरिबल, सो फ्राइटेनिंग, इतना डरावना, एज इट ले देयर, जिस तरह से वो वहां पड़ा हुआ था, लेग्स स्प्रेडेगल, स्प्रेडेगल मतलब चारों तरफ फैले हुए, जैसे गाय है, भैंस है, ये जब अगर गिर जाते हैं या मर जाते हैं तो आप देखते हो कि इनके पैर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं एकदम से। ए फिक्स स्टेयर, और एक एकदम से जो स्टेयर होती है मतलब घूरना, तो यहाँ पे स्टेयर नाउन फॉर्म में है, तो जो उसकी आंखों की देखने के जो तरीके थे वो कैसा था, इन इट्स लाइफलेस आईज, लाइफलेस मतलब मृत आंखों में, और वो एकदम फिक्स, जैसे आदमी जब डेथ हो जाती है तो एक ही डायरेक्शन में लगातार ऐसे देख रहा होता है, बिल्कुल मतलब उसकी आंखें इधर उधर मूव नहीं करती हैं, तो उसी को बोला गया है फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ ब्लड। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी, जो याद थी उस काउ की, डेड काउ की, वो उसको परेशान कर रही थी, उसके पास बार बार आ रही थी, उसको बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। हॉन्ट का मतलब डराना, बार बार उस जगह पे आना, बार बार आपके दिमाग में वो चीज आना, मतलब आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट करना। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपने कभी फील किया हो, कभी ऐसा कोई दिन रहा हो जो बहुत खराब रहा हो, वो दिन आपको बार बार हॉन्ट करता है, वो याद आपको बार बार हॉन्ट करती है, तो इसका मतलब वो याद आप भूल नहीं पा रहे हो, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, अब एक दूसरा वर्ड, अभी हॉन्ट एक अच्छा वर्ड था, इसको भी टिक लगा लेना, डैम्पेन करना। डैम्पेन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वेट, किसी चीज को गीला कर देना, बट यहाँ पे क्या है,
आपके उत्साह को कम कर देना, डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म। आप सर चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने जो मेरे इरादे हैं मैं उसमें कमजोर नहीं पड़ूंगा। तो नथिंग कैन डैम्पेन माई इंथुजियाज्म, मेरा जो इंथुजियाज्म है, जो मेरा उत्साह है इस काम को लेकर फॉर दिस प्रोजेक्ट, वो कम नहीं होने वाला है, या उसको कोई चीज कम नहीं कर सकती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो याद थी उस मरे हुए गाय की, वो बार बार उसको हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, यानी कि वो भूल नहीं पा रही थी। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, और उसके उत्साह को कम कर रही थी। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो और ज्यादा विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस, और इस तरह वो बैठ गई, ग्लू टू हर सीट, अपनी सीट पे बिल्कुल चिपके हुए, ग्लू मतलब होता है चिपके हुए। अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, जब तक कि 3:40 पर उसकी जो बस थी वो गांव नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच किया, बहुत देर से वो बैठी हुई थी। तो देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, और उसने जवाब दिया बच्ची को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपको मन हो बस राइड का, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस, आ जाइएगा और हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर भूलना, मतलब अपना फेयर लेना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, फेयर मतलब किराया, FARE, और FAIR मतलब मेला, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से कूद गई। देन अवे सी वेंट, और फिर वो सीधे चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, भागती हुई सीधे अपने घर के लिए। When she entered her house, जब वो अपने घर में पहुंची, जैसे आप बाहर से कहीं से घूमते हुए घर में जाते हो, तो अब बाहर से आ रहे हो तो आपको घर का माहौल तो पता नहीं है। When she entered her house, she found her mother awake, उसने अपनी माँ को जगा हुआ पाया, and talking to one of वल्ली's aunts, और वल्ली की जो आंट थी, बहुत सारी आंट थी, उनमें से किसी एक आंट से वो बात कर रही थी, और वो कौन थी? द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट वाली कोई आंटी थी। देखो, वल्ली की बहुत सारी आंट थी, जैसे वल्ली की बहुत सारी दोस्त थी, उसी तरह वल्ली की बहुत सारी आंट थी। तो जो उनकी माँ थी, हर मदर, शी वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, वल्ली की बहुत सारी जो आंट थी, उनमें से किसी एक से वो बात कर रही थी, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंट थी ना, वो चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी, केवल बात करना। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी अपना मुंह नहीं बंद करती थी। वन सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी अभी तक? सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और जैसे ही वल्ली जो है बाहर से अंदर आई, जैसे आप बाहर से अंदर आओ, है ना, और कोई वहाँ पे बैठा है, आपके कोई पिताजी के दोस्त या फिर माता जी की कोई फ्रेंड आई हुई है, तो एकदम से पूछती है, तुम कहाँ गई थी जी, तुम कहाँ थी? सी स्पोक वेरी कैजुअली, और बहुत ही कैजुअली उन्होंने ये बोला। कैजुअली मतलब आप जब बहुत फॉर्मल नहीं हो, फॉर्मल नहीं होने का मतलब है, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्लास में आ रहे हो, और तब मैं पूछूंगा कि आप लेट क्यों, तो ये एक फॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन जब मान लो मैं घर में बैठा हूँ और मेरा भाई ऐसे ही आ रहा है कहीं से, और मुझे मतलब अथॉरिटी के तौर पे नहीं, सिंपली बस मैं उससे ऐसे ही मतलब आ रहे घूमते, मैंने कहा आ गए क्या तुम, पता नहीं कहाँ चले गए थे, तो अब मैं उस समय उससे आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये ऐसे ही मैंने पूछ दिया खाली, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल। जब उन्होंने बोल दिया तो ऐसे ही बोल दिया, वहां बैठी हुई थी, उन्होंने बोल दिया। सी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और देखो लिख भी दिया, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, वो रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल, और इसलिए वल्ली केवल मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और जो उसकी माँ थी और आंट थी, उन्होंने अपना कन्वर्सेशन जारी रखा। वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उन्होंने अपना कन्वर्सेशन जारी रखा। यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल आप सही हैं, हर मदर सेड, उनकी माँ ने कहा। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे बीच, इन आवर मिड्स मतलब हमारे बीच, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और इस वर्ल्ड के बाहर भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट, ये बीच का कहीं कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उनके कन्वर्सेशन के बीच से एकदम ये बात बोली जा रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और कैसे हम सब कुछ जान सकते हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक कि अगर हम कोई चीज जान भी पाते हैं, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर हम कोई चीज जान भी पाते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, हम कई बार, ऑफन मतलब प्राय, अक्सर, कांट अंडरस्टैंड इट, उसको समझ नहीं पाते कंप्लीटली, पूरी तरह से। इस दुनिया में और दुनिया के बाहर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम जान नहीं पाते, और अगर कई बार हम उस चीज को जान भी जाते हैं, व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, हम उसको समझ भी नहीं पाते। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं? ओ यस ब्रेथ वल्ली, और बल्ली ने उनके बीच में बोल दिया, हाँ बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ओ यस। अब वो बीच का कन्वर्सेशन सुन के उसने बोला, तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट आस्क हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, तुम क्या बोल रही हो? व्हाट इज दैट यू से, ये क्या तुमने बोला, मतलब क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? ओह सेड वल्ली,
आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। अरे माँ, मैं तो ये कह रही थी कि जो आप बोल रही हो ना वो सही है, मैं उससे एग्री कर रही हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें हमारी नॉलेज के बिना भी होती हैं। जैसे इसे अब पता चल गया था कि डेथ होता क्या है, और डेथ अभी तक जो उसने सुन रखा था, अभी तक इसको आइडिया नहीं था उस डेथ के बारे में। जब उसने यंग काऊ को देखा कि अभी थोड़ी देर पहले उसका जो चार्म था, जो अट्रैक्शन था, जो उसके अंदर मतलब एनर्जी थी, वो सब खत्म हो चुकी थी मात्र केवल आधे घंटे के अंदर। तो अब इसे काफ़ी कुछ एहसास हो चुका था। हमें भी बहुत बार डेथ का आइडिया तो है कि डेथ है, मौत है, आएगी, लेकिन जब सामने से आप उसको देखोगे ना, तब वो चीज़ आप फील करोगे, तो वो डिफरेंस होता है जो इसने देख लिया था। इसीलिए इन दोनों के बीच, जो इनकी माँ और आंट के बीच का कन्वर्सेशन चल रहा था, उसमें उसने बीच में बोल दिया कि हाँ मम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और तब उसकी मम्मी ने पूछा कि मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो, तो ये बोलती कि माँ, मैं एग्री कर रही हूँ इस बात से कि हमारी नॉलेज के बिना भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड, जो आपने कहा अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ हमारी नॉलेज के बिना हो जाती है। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल फीज सेड हर आंट। अब ये आंट जानते ही हो कितना मतलब ताना मारने में ये लोग माहिर होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही बदतमीज, बदमाश, बातूनी बच्ची है। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, चिट ऑफ गर्ल मतलब थोड़ा नॉनसेंस है ना। एंड यट लुक, और फिर भी देखिए इतनी मतलब नॉनसेंस लड़की है, और फिर भी देखिए यट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। पोक योर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन का मतलब हो गया, मतलब अपनी दो लोगों के बीच में जाके टांग अड़ाना, उसके बीच में जाकर अपनी बात बोल देना एकदम से। दैट इज कॉल्ड यू आर पोकिंग योर नोज इनटू माय कन्वर्सेशन और इनटू आवर कन्वर्सेशन। हम बातचीत कर रहे हैं और तुम इसमें आके बीच में बोल रहे हो। येट लुक, और फिर भी देखिए हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी। मानिए कि बहुत ही बड़ी महिला हो, सी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बोल रही है जैसे कि ये बहुत बड़ी हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली खुद से मुस्कुराई। She did not want them to understand her smile. वो नहीं चाहती थी कि वो लोग समझे उसकी मुस्कुराहट को। She did not want, वो नहीं चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। She did not want them, उनको, to understand, कि वो समझे her smile, उसकी मुस्कुराहट। But then, लेकिन तभी there was not much chance of that. उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मौका भी नहीं था। Was there, क्या था? Was there, मतलब क्या इस बात का मौका था कि वो उसको समझा पाती कि उसने क्या देखा, क्या हुआ और क्या, मतलब वो जो गैप था, डिफरेंस, उसका मौका भी नहीं था और वो समझा भी नहीं सकती थी। ये जो कहानी थी ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाई के.एस. सुंदरम। तो तमिल में थी, इसको के.एस. सुंदरम के द्वारा इसको ट्रांसलेट की गई है। वल्ली कन्नन इसके जो ऑथर है, ओरिजिनल जो राइटर है, और इलस्ट्रेटेड बाई आर के लक्ष्मण। इलस्ट्रेटेड का मतलब इसकी जो कार्टूनी की गई है, जो आपको अभी कार्टून दिख रहे थे इसमें, वो सब आर के लक्ष्मण एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे हमारे इंडिया के, तो उनके द्वारा की गई है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपने भी इसको बहुत इंजॉय किया होगा। और एक बार फिर मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और फ्रेज इस पूरे चैप्टर्स में थे जिनको आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो आप जरूर इसको टिक लगा लीजिएगा जो भी ऐसा वर्ड होगा। और जब भी कोई वर्ड याद करना हो, मैं आपको एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, जब भी कोई वर्ड याद करना हो, जैसे डैम्पेन का मतलब होता है कोई चीज को वेट कर देना। डैम्प आपने सुना होगा कि कमरा डैम्प है, मतलब वेट है, तो डैम्पेन वर्ब है, मतलब उस चीज को वेट करना, गीला करना। बट देखिए इसको यूज कैसे किया गया कि आप सर जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जो उत्साह है, मेरा जो स्पिरिट है इस काम को लेकर, वो कम नहीं होने वाला है। तो यू कैनॉट डैम्पेन माई इंथुजियाज्म। अब ये तरीका है डैम्पेन को यूज करने का, बड़ा एडवांस तरीका है एक तरह से कह सकते हो। तो ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।